अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबकी मोहब्बतों भरे फीडबैक का जो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर रहे हैं और जितनी भी आप स्टोरी सुनते हैं उसके नीचे आप कमेंट्स की सूरत में लिखते हैं। एक आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा एक साहब का, वो कहते हैं मुझे उनका फीडबैक आया हुआ था कि जब आपकी स्टोरीज़ में से मिस हो जाती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है बाहर मैं रहता हूँ काम की वजह से 2 3 4 भी स्टोरीज़ में नहीं सुन सकता, तो मैं क्या करता हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि मैं कितनी स्टोरीज मिस कर गया हूँ तो मुझे पता कैसे चलता है, तो मैं जिस स्टोरी को सुन लेता हूँ उसको एंड में लाइक कर लेता हूँ। और जब मैं आपका MMTV खोलता हूँ तो देखता हूँ जिस भी स्टोरी पे मेरा लाइक नहीं हुआ तो मैं समझ जाता हूँ इस स्टोरी को मैंने अभी तक नहीं सुना। सो उस स्टोरी को बैठ के सुनता हूँ और एंड पे लाइक कर देता हूँ। तो इस लाइक करने से मुझे अंदाज़ा होता है कि ये स्टोरीज मैं सुन चुका हूँ। तो एक आइडिया मुझे अच्छा लगा। आप वो तमाम लोग भी जो मिस कर जाते हैं 2-3 एपिसोड, तो वो इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर लाइक नहीं हुआ तो इसका मतलब उन्होंने स्टोरी नहीं सुनी, और अगर लाइक्स हुआ है तो इसका मतलब स्टोरी सुन चुके हैं। सो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि ये मेरा नहीं आप लोगों का अपना चैनल है। बाकी रहा राज, वो इंशाल्लाह जब अभी फौरी शुरू होने वाला है तो ये जो हफ्ते में आप 3 कहानियाँ सुनते हैं फिर सिलसिला ये इस तरह ख़त्म होगा जैसे पहले होता था हफ्ते में 1 कहानी, उसी तरीके आप 1 कहानी सुन सकेंगे, बाकी आप राज देखेंगे। सो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची कहानी है कराची शहर की, जो मुझे बाकायदा सुनाई गई है और स्टोरी को सुन के मज़ा आया। तो कोशिश करूँगा स्टोरी का समा इस तरह बांधूँ और उसको इस तरह सुनाऊँ आपको कि आपको लगे कि एक मूवी है जो आप बैठे देख रहे हैं और अपने आप को स्टोरी का हिस्सा समझें, आप उस कहानी में इस हद तक इन्वॉल्व हो जाएं। नाम यकीनन सी बात है इस वक्त मुझे उन्होंने जो बताए हैं वो उनको भी याद नहीं थे, लेकिन वाकया सच्चा है जो अखबारों की जीनत भी बन चुका है। इसमें 2-3 किरदार हैं, नाम मैं उनके फर्जी रखने जा रहा हूँ। पहला नाम जिसका है वो है एक साबिर। साबिर एक शादीशुदा शख्स जिसके बीवी और मासूम से 3 बच्चे थे। वो एक टैक्सी ड्राइवर था। सुबह सुबह रोज़ी की तलाश में अपनी गाड़ी को उठता, साफ़ करता, कपड़ा लगाता, चमकाता और उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो जाता। सारा दिन सवारियां उठाता और एक जगह से दूसरी जगह उनको छोड़ने के बाद जब एक रात का मखसूस टाइम होता और उसका थकावट से बुरा हाल हो जाता तो वो अपने घर का रुख करता। बाकी टाइम थोड़ा सा बच्चों और बीवी के साथ गुजारता और रेस्ट करता। सुबह फिर उसी तरह उठता और काम पे चला जाता। ये तकरीबन कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये 35-40 साल या 45 साल पुरानी कराची की सच्ची कहानी है। साबिर की जो रूटीन की ज़िंदगी थी यही थी जिसमें कोई भी छुट्टी नहीं थी सिवाय इसके सुबह उठता, काम पे जाता, सवारियां जहां भी मिल जाती उनको उनके दिए हुए पते पे पहुंचाता और उसके बाद अपने घर वापस पहुंच जाता। वो बहुत ही एक ईमानदार और शरीफ इंसान था। ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए बाज़ औक़ात वो रात को भी ड्यूटी करता। जब उसको बेगम कहती बच्चों की फ़ीस, घर का राशन, ये कोई इस तरह की ज़रूरियात जिससे उसको अंदाज़ा हो जाता कि अब मुझे डबल टाइम काम करना पड़ेगा क्योंकि घर में पैसों की ज़रूरत है, तो अक्सर ऐसा होता कि वो रात के टाइम भी काम करता। बीवी भी अल्लाह ताला ने फर्माबरदार और अच्छी दी थी, कभी भी फजूल में उसने फरमाइश नहीं की थी। जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी, इंतहाई ज़रूरत की, वो उसी की फरमाइश करती। तो ज़िंदगी खुशी से गुजर रही थी। ऐसी ही एक शाम वो अपनी पीली टैक्सी पे सवारी का इंतज़ार करता रहा, बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। बच्चों की फरमाइश थी आज आपने जल्दी घर आना है। वो इस कोशिश में था कि एक आखिरी सवारी मिल जाए, एक और ट्रिप लगा लूँ और उसके बाद घर रवाना हो जाऊँगा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बावजूद जब सवारी ना आई तो वो अपनी गाड़ी में बैठा और कहा आज शायद अल्लाह को यही मंजूर था, इतने ही पैसे काफ़ी हैं। उसने पैसे उठाए और घर की तरफ रवाना हो गया। बच्चों के साथ उसने टाइम गुजारा और सुबह जब वो पहुंचा तो उसको जो किस्सा पता लगा वो कुछ यूं था कि उसको बताया गया कि जो फलां शख्स था, अमूमन टैक्सी ड्राइवर जो होते हैं जब किसी एक स्टॉप, जो इनका एक मखसूस स्टॉप होता है, चौक सा होता है, वहाँ पे खड़े होते हैं तो इनकी आपस में ना सिर्फ दुआ सलाम होती है बल्कि एक दूसरे को अच्छी तरीके जानते भी होते हैं। कोई नया ऐसा आ जाए तो उसके साथ भी खड़े होकर जब तक कोई सवारी नहीं मिलती आपस में गपशप करते हैं। जब वो पहुंचा
गाड़ी आके उसने उसी चौक में लगाई, लोगों से मिलने लगा, गपशप करने लगा। तो उसी वक्त सवारी आ गई, सवारी बिठाई और सवारी बिठा के अल्लाह का शुक्र अदा करके सुबह ही सुबह उसको पहली पहली सवारी मिल गई, वो रवाना हो गया। 2-3 सवारियों को उनके घरों पे, एड्रेस पे, ऑफिस में, जहाँ कहीं भी छोड़ना था छोड़ के जब वापस पहुंचा, दिन के कोई 12 बजे का टाइम हो चुका था। वो अपने उसी वापस स्टॉप पे पहुंचा तो उसके कानों ने जो खबर सुनी वो ये थी कि रात जो फलां हमारा ड्राइवर था यहाँ से सवारी को छोड़ने गया और सवारी को वापस छोड़ के जब आ रहा था उसको हार्ट अटैक हुआ तो वो मर गया। ये खबर उसके लिए बहुत दुख भरी थी, यकीनन सी बात थी। वो भी एक टैक्सी ड्राइवर था और एक और टैक्सी ड्राइवर की मौत का सुन के वो दुखी सा हो गया। तो उसने पूछा जो वहाँ पे रात को मौजूद थे कि क्या हुआ था। उसने कहा पता नहीं, एक सवारी आई थी, कोई खातून थी, कुछ 10:30 बजे का टाइम था। उस वक्त हमने जो देखा सिर्फ ये एक था कि हम भी आगे बढ़े मामलात रेट तय करने के लिए, बीबी कहाँ जाना है। तो उससे पहले वो उस तक पहुंच गया और उसने उसके साथ पैसे तय किए और वो उसके साथ बैठी चली गई। वो हमें कह के गया था कि इनको फलां जगह पे छोड़ के मैं वापस सीधा आऊँगा, रास्ते में कोई सवारी मिली तो नहीं उठाऊँगा, इधर ही आ जाऊँगा। हम लोगों ने उसका इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं आया। तो हम यही समझे शायद कोई और सवारी मिल गई होगी, रेट अच्छा मिल गया होगा, मामलात किराया ज़्यादा मिल रहा होगा तो चला गया होगा। लेकिन सुबह पता लगा कि उसको हार्ट अटैक रास्ते में हुआ था। वो बिल्कुल ठीक समझ नहीं आई क्यों हार्ट अटैक हुआ। अल्लाह को प्यारा हो गया। तमाम टैक्सी वाले जिसने ये खबर सुनी दुखी ज़रूर हुए, लेकिन हर कोई ये कह के कि अल्लाह की रज़ा अल्लाह के आगे किसकी चल सकती है, जो होना है वो हो के रहना है, मौत बरहक है, शायद उसकी ज़िंदगी ही इतनी थी तो इसलिए चला गया। हार्ट अटैक तो किसी को भी हो सकता है। इस वाक़ये के तकरीबन कोई 3 महीने बाद वही चौक था, आज साबिर भी वहाँ पे खड़ा था। आज उसने फैसला किया था कि वो रात को भी वहाँ पे ड्यूटी देगा क्योंकि फिर घर में कुछ पैसों की ज़रूरत थी। थोड़ी थोड़ी सर्दी सी थी, सर्दियों का मौसम था। उसने सोचा जब तक कोई सवारी आती है, काफ़ी देर खड़े खड़े थक गया हूँ, मैं चाय ही पी आऊँ। होटल बने होते हैं ऐसी जगहों पे जो चौक से होते हैं, वहाँ पे रिक्शे वाले और टैक्सी वाले अमूमन सवारियों का इंतज़ार करते हैं। कोई भी सवारी जैसे ही नज़र आती है तो सबकी ख्वाहिश होती है पहले मैं उस तक पहुँचूँ और पहुँचते ही उसके साथ पैसे तय करूँ, ऐसी उसको किराए की ऑफ़र दूँ कि वो मेरी टैक्सी पे बैठे और मेरी साथ चली जाए। साबिर होटल पे बैठा चाय पी रहा था। उसकी आंखों ने भी देखा कि एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन कोई 25-26 साल के करीब होगी, उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, शक्ल सूरत से काफ़ी खूबसूरत नज़र आती थी, गोरा कलर था और वो बिल्कुल जवान सी थी। लेकिन उसने रात के टाइम भी आंखों पे ब्लैक कलर की शीशों वाली ऐनक लगाई हुई थी, ग्लासेस पहनी हुई थी। साबिर भी जो चाय तकरीबन ख़त्म कर चुका था, तेज़ी के साथ भागा कि मैं भी उठ के इनसे पूछूं कहाँ जाना है। लेकिन उससे पहले वो जो 4-5 टैक्सी वाले वहाँ पे खड़े हुए थे वो उस तक पहुँच चुके थे और उसको पूछ रहे थे बताइए कहाँ जाना है। उनमें से एक जो राजू नाम का था वो भी वहीं पे मौजूद था। तो उस खातून ने खड़े होकर सबकी तरफ देखा और उसके बाद उसने राजू की तरफ उंगली से इशारा किया आप जाएंगे। तो राजू ने एक चेहरे पे अजीब सी एक मुस्कुराहट डाली, जैसे वो सबको दिखा रहा हो कि देखो उसने मुझे चूज़ किया है। और इतनी देर में साबिर भी करीब पहुंच चुका था। उसने कहा कहाँ जाना है। राजू ने जब ये अल्फाज कहे तो उस लड़की ने, जो इंतहाई खूबसूरत भी थी और आवाज़ भी बहुत सुरीली थी, उसने एक एड्रेस बताया जो काफ़ी दूर था। उसने कहा वहाँ जाना है। तो उसकी अगले सवाल था उस लड़की का, कितने पैसे लेंगे। तो राजू ने उसको पैसे बताए तो उसने कहा नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा हैं। तो साथ वाला बोला
आप मेरे साथ चलिए, मैं आपसे कम लूँगा। और इसी तरह दूसरे भी उसको कहना शुरू हो गए, मैं आपसे इतना लूँगा। तो राजू, जो पहले ही एक शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुरा चुका था, उसने पैसों की एक ऐसी ऑफर दी कि सारे हैरान रह गए कि इतने कम पैसों में ये मान कैसे गया। एक तो रात का टाइम है और ऊपर से दूर जाना है। वो सारे उसको बार बार यही एहसास दिला रहे थे कि बीबी देखें, एक तो रात का टाइम है और पता नहीं वापसी पे सवारी मिलती है या नहीं, खाली आना पड़ेगा, इतना दूर है तो उसको इतना किराया ठीक है। लेकिन वो खातून कह रही थी नहीं, कम करें। तो राजू ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, आप क्या देंगी? उसने बहुत कम रेट लगाया। उस लड़की ने बहुत मुंह से जो लफ्ज़ निकाले, मिसाल के तौर पे अगर वो 500 कह रहे थे तो लड़की ने कहा मैं 250 दूंगी। तो राजू ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसको देखते हुए कहा, चलिए आप 250 दे दीजिएगा, चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। उसने दरवाज़ा खोला, लड़की पिछली सीट पे बैठ गई और राजू आगे ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी स्टार्ट करने लगा। साबिर भी ये सारा मंजर देख रहा था, लेकिन राजू ने जो रेट तय किया था, साबिर भी इस पे हैरान था कि इतना कम पैसे में इतनी दूर जाएगा और वापसी भी इसको वहाँ से सवारी नहीं मिलनी, खाली आएगा। लेकिन उसके जहन में जो अगला ख्याल आया वो ये था कि शायद हम सारे ही तो गरीब लोग हैं और जब रातों को हम डबल शिफ्ट लगाते हैं तो शायद बच्चों की रोज़ी के लिए इस तरह का कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि चलो कुछ आ तो रहे हैं, कम है तो क्या हुआ। शायद इसकी कोई बेचारे की कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से इस बेचारे ने कम रेट तय किया है। वो वापस गया और होटल पे जाके बैठ गया। राजू जो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। बैक मिरर के अंदर राजू उस लड़की को बार बार घूरे जा रहा था। वो इस कोशिश में था किसी तरीके उस लड़की से बात करे। लड़की काफी देर खामोश बैठी रही। तो राजू बार बार जो शीशे में उसको देख रहा था, उसको कहता है, आप इतनी लेट नाइट कहां से आ रही हैं? उसको अंदाजा था जो लड़की काफी देर से खामोश है, पता नहीं मेरे सवाल का जवाब देती है नहीं। तो लड़की ने फौरन जवाब दिया, मैं अपने एक रिश्तेदार हैं उनके घर मिलने चली गई थी, इसलिए लेट आई हूं। तो उससे राजू की एक हिम्मत बंधी कि इसका मतलब है लड़की बात करने के मूड में है। तो उसने कहा, एक बात बताइए, आप तो इतनी खूबसूरत हैं, रात के टाइम आपने इस तरह का शीशा क्यों ब्लैक कलर की ग्लासेस क्यों लगाई हुई हैं? उसने कहा, बस वैसे ही मैंने लगाई हुई है, क्यों आपको कोई एतराज़ है? उसने कहा, नहीं एतराज़ नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रहा था। तो राजू ने कोशिश की वो उसको बातों में लगा ले, यहां तक कि वो उसके साथ बातें करना शुरू हो गया। वो उससे जो भी बात करता जा रहा था वो उसकी बात का जवाब देती जा रही थी। लेकिन एक चीज़ उस लड़की ने भी महसूस कर ली थी, राजू मुसलसल उसको बैक मिरर जो शीशा लगा होता है गाड़ी के अंदर सामने, उसमें जो देखता जा रहा था, तो उसकी आंखें बता रही थी कि राजू की आंखें कुछ हवस भरी हैं, उसकी कुछ नीयत साफ नहीं है। लड़की को जिस नीयत से देख रहा है वो साफ नीयत नहीं है, वो गंदी नीयत से है। कोई भी एक शरीफ लड़की मर्द की निगाहों को पहचान जाती है कि इसकी निगाहों में बुराई है, जो किसी भी एक अकेली लड़की को देख के पैदा हो जाती है। लड़की कुछ देर खामोश होती, लेकिन उसकी तरफ जब देखती तो मुसलसल उसकी तरफ देख रहा होता। तो अब उसके साथ वो इस तरह की बातें शुरू हो गया जैसे उसके साथ फ्लर्ट कर रहा हो। वो उससे पूछ रहा था, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्या कोई आपका दोस्त है? वो इस तरह की अजीबो गरीब से उससे सवालात कर रहा था और लड़की भी उसके हर सवाल का जवाब दे रही थी। अब ऐसा लगा राजू को कि वो लड़की भी कोई अच्छी नहीं है, कोई बुरी लड़की है, जिसको वो शुरू में शरीफ सी लड़की समझ रहा था। अब बातों से उसको अंदाज़ा हो गया था कि मैंने उससे जिस तरह की बातें की हैं वो मेरे साथ हर सवाल का मेरा जवाब दे रही है। यहाँ तक कि मैंने उससे थोड़ी सी ऐसी बातें भी शुरू कर दी हैं जिससे कोई भी लड़की गुस्सा खा सकती है और कह सकती है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं। लेकिन उसने गुस्सा खाने की बजाय मेरी बातों का जवाब देना शुरू कर दिया। तो वो और खुश होके मज़ीद उस तरह की बातें करना शुरू हो गया जिससे उसकी फ्रैंकनेस बढ़े, जो एक मर्द और औरत के बीच में फ्रैंकनेस होती है। और बातें करते करते क्लियर वो उस मुद्दे की तरफ आ गया जो उसके दिल में शैतानी ख्यालात और बातें चल रही थी। तो उसने कहा, तो आज आप मेरे साथ क्यों नहीं चलती? उस लड़की ने कहा, कहाँ लेके जाना चाहते हो? उसने कहा, जहां आप कहेंगी, वरना मेरे पास एक जगह है जहां पे मैं अक्सर जाके रात को सो जाता होता हूं, वहां पे कोई भी नहीं होता। अगर आप चाहें तो मैं आपको लेके जा सकता हूं, आपको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, आपकी खिदमत करूंगा। और इस तरह की ऑफर्स करने लगा जो उस लड़की को क्लियर समझ आ गई थी कि वो उसको किस नीयत से वहां पे लेके जाना चाहता है।
वो यकीनन उसकी इज्जत के साथ खेलना चाहता था और लफ्ज़ों में वो उसको इस तरह बता चुका था कि चलें मैं आपको लेके चलता हूं। और लड़की भी तैयार हो गई थी कि ठीक है, क्या देंगे आप इसके बदले मुझे। अब लड़की ने उससे सवाल जवाब कर रही थी, तो लड़की भी उससे असल में पूछना चाह रही थी कि आप खुल के वो बात करें कि आपके दिल में है क्या। तो उसने खुल के कह दिया राजू ने कि मुझे आप बहुत अच्छी लगी हैं, इसलिए तो मैंने आपसे कम पैसे लिए हैं, तो मैं इसलिए चाहता हूं आप मेरे साथ चलें, मैं आपको और भी पैसे दूंगा। जब ये बातें हो रही थीं तो उसी वक्त पीछे का जो गाड़ी का टायर था उसके अंदर कोई कील लगा या क्या लगा कि एकदम से ऐसे आई कि गाड़ी लड़खड़ाना शुरू होगी। वो एकदम से राजू समझ गया कि पिछला टायर हवा निकल गई है या बैठ गया है। रात का टाइम था। वो दोनों जब बातें करते हुए जा रहे थे तो शहर से इतना दूर आ चुके थे जहां पे वीरानी शुरू हो गई थी। जिस जगह पे वो टैक्सी स्टैंड सा बना हुआ था वो खड़े हुए थे, वो रोशनियों की जगह थी। लेकिन उस जगह से निकलने के बाद मुसलसल वो अब शहर को छोड़ के उस आबादी की तरफ आ चुके थे जो गैर आबाद थी। इक्का दुक्का घर कहीं पे नजर आते थे, लाइट्स तो थी ही नहीं, सिर्फ उस गाड़ी की लाइट्स थी जो जल रही थी। और वो दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। जब टायर में से हवा निकली और उसको लगा कि स्टीयरिंग काफी मुश्किल है चलाना, कुछ पीछे टायर में मसला हो चुका है, तो वो नीचे उतरा और उसने नीचे उतर के देखा तो टायर में से हवा खत्म हो चुकी थी। वो समझ गया कि मुझे टायर बदलना पड़ेगा। तो उसने कहा आप बैठिए, पिछला जो टायर है ये मुझे बदलना है और उसके बाद हम यहीं से ही वापस लेंगे और सीधा मैं आपको अपने उस फ्लैट की तरफ लेके जाऊंगा और आपको अपनी रानी बनाऊंगा आज की रात के लिए। ये कहते ही वो पीछे गया, गाड़ी की डिक्की खोली और उसमें से टायर निकाला। फौरी तौर पे उसने टायर खोलना शुरू कर दिया, जो टायर में से हवा निकल चुकी थी। जैसे ही टायर के वो जो नट से होते हैं वो खोल चुका, तो उसके बाद उसने गाड़ी को ऊपर उठाना था और टायर को बाहर निकालना था। तो उसने नट खोलने के बाद टायर को बाहर निकाल लिया और जब दूसरा टायर लगाने लगा तो उसको लगा कि गाड़ी हिल रही है। तो वो समझ गया कि खातून अनाड़ी है, उसको नहीं पता कि ये नीचे मैंने वो रखा हुआ है, गाड़ी गिर ना जाए। तो वो एकदम से जो बैठा हुआ था नीचे, टायर उतार के दूसरा लगाने लगा था, सीधा खड़ा हुआ उस औरत को कह सके, उस लड़की को, कि हिलिए मत, अपनी जगह पे बैठी रहिए। तो जैसे ही वो उठा उसने देखा लड़की अपनी जगह पे नहीं है, पीछे सीट खाली है। तो एकदम से उसको झटका लगा, क्योंकि उसको अभी तक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ नहीं आई थी और जब तक दरवाज़ा नहीं खुलता तो कोई उतर कैसे सकता है। ये एक ऐसा ख्याल था जो उससे उसको झटका लगा कि लड़की कहाँ गई। तो वह झुक के अंदर की तरफ देखने लगा, पिछली साइड पे पीछे कोई भी नहीं था। तो उसी लम्हे उसके कंधे पे किसी ने हाथ टच किया। हाथ टच करते ही वो तेजी से मुड़ा तो उसने देखा जिसने ब्लैक कलर के ग्लासेस लगाए हुए थे, अब वो ग्लासेस उतार चुकी थी और उसकी आंखें जो उसने देखी वो शदीद लाल हो चुकी थीं, जैसे वो आंखें नहीं, उसके अंदर आग हो, खून हो। और उस लड़की ने जिसने उसको कंधे की तरफ हाथ टच करके अपनी तरफ मुखातिब किया था, थी तो अभी भी वो वही लड़की, लेकिन तब्दीली थी तो सिर्फ एक थी कि ऐनक उतारने के बाद उसकी जो आंखें थीं बिल्कुल इंसान की सी आंखें थीं, लेकिन इतनी खौफनाक और इतनी लाल थीं कि भयानक आंखें, कोई भी देख के डर जाए। अभी आंखों को देख के वो सिर्फ डरा ही था कि नाखून जो उस लड़की के हाथों में बहुत बड़े बड़े से थे वो सीधे उसकी गर्दन तक पहुंचे और उसके बाद उसको संभलने का मौका ही नहीं मिला, लड़की ने उसकी गर्दन दबानी शुरू कर दी। उसने भरपूर कोशिश की कि वो हाथ जो उसकी गर्दन के गिर्द तंग हो चुके थे उनको छुड़वा के भाग सके, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। उस लड़की के अंदर पता नहीं ताकत कहाँ से आ गई थी। वो एक आम सी नाजुक सी लड़की इस वक्त कितनी ताकतवर बन गई थी कि वो भरपूर जोर लगाने के बावजूद उसके हाथ नहीं छुड़वा सका। शायद उसको एहसास हो गया था, आखिरी लम्हे जो उसके दिमाग में ख्यालात चल रहे थे वो ये थे
कि जो मैंने इसके साथ बातें की हैं शायद इसको ये बहुत बुरी लग गई हैं, शायद ये शरीफ लड़की है और इसको मैं गलत समझ बैठा था, इसलिए गुस्से में ये मुझे गर्दन दबा रही है। तो वो आखिरी जुमले जो कह रहा था मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन लड़की ने उसको माफ़ नहीं किया। यहाँ तक कि जब उसका सांस ख़त्म हो गया तो लड़की ने अपने हाथ ढीले किए और लेफ़्ट राइट देखा, कोई भी नहीं था, और वो तेज़ी से चलती हुई एक तरफ दूर चली गई। अगली सुबह फिर अखबार के अंदर एक खबर छपी थी कि राजू नाम का टैक्सी ड्राइवर डकैती के दरमियान मारा गया, क्योंकि उसकी गाड़ी के अंदर कुछ सामान जो था वो भी गायब था। अखबार के अंदर जो खबर लगी थी वो ये थी कि किसी ने, जब वो टायर अपनी गाड़ी का बैठा चेंज कर रहा था, क्योंकि वो जिस रूट पे जा रहे थे, वो लड़की ने जो घर का एड्रेस बताया था वो उस रूट से चेंज कर चुका था, क्योंकि वो उसके साथ बातें करते करते राजू ये तय पा गया था कि मैं आपको अपनी रानी बनाऊंगा तो वहां लेके जाता हूं, तो इस वजह से वो रूट चेंज कर चुका था। तो साबिर भी वो खबर पढ़ रहा था और वो ये सोच रहा था कि यकीनन सी बात है, लड़की जिस रूट पे गई थी वो उस रूट से उसको छोड़ने के बाद इस रूट पे वापस यहाँ से गुजर रहा होगा, तो उस दौरान उसके साथ डकैती हुई, उसने मज़ाहमत भी की, लेकिन वो नहीं बच सका, उसको मार दिया गया। उसकी गाड़ी में से काफ़ी सामान भी गायब था। सारे टैक्सी ड्राइवर घबराए भी, परेशान भी हुए। ये एक अजीब सी खबर तो थी, लेकिन इस तरह के वाक़यात ज़रूर होते थे जो कभी कभी होते थे, हमेशा नहीं। रात को जितने भी टैक्सी ड्राइवर होते थे मुहतात होते थे, ऐसे रस्तों पे, ऐसी जगहों पे नहीं जाते थे जहाँ पे जाते हुए उनको डर लगे, वीराना सा हो। वो कोशिश करते थे आबादी वाली साइड पे जाएं, जो गैर आबाद इलाके होते थे वहाँ से जाने से वो परहेज़ करते थे। लेकिन जब वो रात को वहाँ पे रुके होते तो इस कोशिश में होते थे खाली हाथ ना जाएं। आज सोना भी नसीब नहीं तो कम से कम रिस्क लेने में क्या हर्ज है, तो वो रिस्क ले ही लेते थे। इस वाकये के बाद तकरीबन 6 महीने तक कोई भी वाकया नहीं हुआ। जिंदगी उसी तरह रूटीन पे चलती रही। उस वाकये को भी सब भूल गए कि राजू के साथ डकैती हुई थी, क्योंकि राजू की जेब में जितना भी कैश था उस दिन, सारा उसने जितना भी कमाया था वो सब का सब गायब था। और उस लड़की की तरफ किसी का भी शक नहीं गया, क्योंकि वो शक्ल से एक अच्छे घराने की लड़की लगती थी, वो ऐसा काम नहीं कर सकती थी। सो जो भी लूटने वाला था उसकी जेब से सारा कैश भी ले गया था। जिंदगी अपनी रूटीन पे चलती रही। और फिर एक दिन राजू घर में बैठा था। आज उसने फैसला किया था कि मैं काफ़ी दिनों से रात की भी ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं है, तो बेगम से कह रहा था कि आज मैं रात को ड्यूटी नहीं कर सकूंगा, मेरी नींद पूरी नहीं है, कल मैं जाऊंगा। तो बीवी ने आगे से कहा जो पैसे हैं वो बहुत इमरजेंसी में आज देने हैं, आखिरी डेट है कल, अगर आज आप ना लेके आए तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैंने कभी आपको तंग नहीं किया, लेकिन मजबूरी ये है कि आज आप जाएं, बेशक कल ना जाइएगा। मुझे एहसास है इस बात का कि आपकी नींद पूरी नहीं है, इतने दिनों से आप रात को भी जा रहे हैं, लेकिन पैसे देने भी कल की डेट में ज़रूरी हैं। और वो इस बात को समझता था कि बीवी ने कभी उसको तंग नहीं किया था, एक दफ़ा कहता था वो समझ जाती थी, लेकिन आज वो उससे रिक्वेस्ट करी थी नहीं आपको जाना चाहिए, कल लास्ट डेट है। तो वो समझ गया कि एमरजेंसी ही है, तो मुझे बीवी कह रही है, उसने कहा ठीक है मैं आज रात लगा लेता हूँ। वो निकला, दिन भर काम करता रहा, इतना पैसे जमा हो गए जो रोज़ वो कमाता था, लेकिन क्योंकि आज उसको डबल चाहिए थे, बीवी ने कहा था कल पैसे जमा करवाने हैं, तो इसलिए वो रात के इंतज़ार में भी बैठ गया। रात का उसने खाना होटल पे खाया, चाय पी और सवारी के इंतज़ार में बैठ गया। उसके अलावा 2 टैक्सी ड्राइवर और भी थे। आज कम टैक्सी ड्राइवर थे, जितने भी थे वो ज़्यादातर जा चुके थे। राजू को एक लड़की दूर से आती हुई नजर आई। तेजी के साथ उठा और सीधा उस लड़की के पास चला गया और उसको कहा बीबी जी कहीं जाना है? तो लड़की ने कहा हाँ जाना है। इस लड़की को उसने पहले देखा तो था, लेकिन वो तकरीबन बात कोई 2-2.5 साल पुरानी हो चुकी थी।
वो भूल चुका था, क्योंकि कई लड़कियां आती थी जिनको बिठाता था। बिल्कुल उसको याद नहीं था कि यही लड़की कोई 2.5 साल 3 साल पहले राजू लेके गया था, ये वही लड़की थी। उसने ब्लैक कलर के ग्लासेस पहने हुए थे, काला चश्मा लगाया हुआ था। वो एक खाते पीते घर की खूबसूरत सी लड़की थी जो वहीं पे खड़ी थी। बाकी दो जो ड्राइवर थे वो अपनी जगह पे बैठे रहे, वो उठ के भी नहीं आए। शायद वो इस इंतजार में थे कि अगर साबिर की डील नहीं होती, वो इस सवारी को नहीं लेके जाता, या पैसों की वजह से इनके बीच में तय नहीं हो पाता, तो यकीनन से बात है लड़की वहीं पे खड़ी रहेगी, साबिर वापस आएगा, तब हम उठ के इसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि वो बैठे चाय पी रहे थे। तो वो दोनों उठे ही नहीं। साबिर ने उसके साथ कहा कि आपका फासला जो है काफ़ी दूर है और मुझे वहाँ से खाली वापस आना पड़ेगा, इसलिए आप मेहरबानी करें, इतने पैसे तय कर लें। काफ़ी थोड़ी सी बहस हुई और लड़की ने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था जो राजू के सिवा हो। अगर 2 टैक्सी ड्राइवर थे तो काफ़ी दूर बैठे चाय पी रहे थे, इस इंतज़ार में थे कि अगर डील नहीं होती तब हम उठ के जाएंगे। पता नहीं क्या आवाज़ है। मामला तय हो गया। उस लड़की ने कहा ठीक है बैठिए। राजू ने ड्राइविंग सीट संभाली और लड़की ने उससे पूछा कि आपके पास चेंज होगा। तो राजू ने अपनी जेब में हाथ डाला और पैसे गिनने लगा, तो उसको एहसास हुआ कि इस ट्रिप के बाद जितना बीवी ने कहा था उतने उससे थोड़े से ज़्यादा जमा हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये मेरा लास्ट ट्रिप होना चाहिए। अल्लाह ने अगर मेरी सुन ही ली है, सारे दिन में मैंने इतना कमा ही लिए हैं, तो बस इस ट्रिप के बाद मैं घर चला जाऊंगा। उसने कहा हाँ जी मेरे पास चेंज है। लड़की पीछे बैठ गई और राजू ने गाड़ी चला दी। राजू खामोश बैठा रहा। वो इस इंतज़ार में था कि मंजिल आए और इसको मैं उतारूं और चला आऊं। तो लड़की ने खुद ही उससे बातें करनी शुरू कर दी। लड़की उससे जो भी सवाल जवाब कर रही थी राजू उसका जवाब दे रहा था, लेकिन कोशिश करता था वो मुख्तसर सी बात करे और खामोश हो जाए। लड़की उससे पूछती थी आप कितना कमा लेते हैं, क्या कर लेते हैं। वो मुख्तसर से जवाब देता गया, यहाँ तक कि लड़की पूछ रही थी आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे कितने हैं। और वो इस तरह की बातें शुरू हो गई जैसे कि आपका बीवी में दिल लगता है, आपको बीवी कैसी लगती है, आपको कोई और लड़की कैसी लगती है, जिससे राजू को अंदाज़ा हो गया कि वो लड़की कोई अच्छे घर की नहीं है। वो अजीब सी बातें कर रही है, गलत सी बातें कर रही है, जैसे वो उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाह रही है। तो उसने बातों बातों में उनको कहा बीवी बात यह है मैं गरीब सच बंदा हूँ, मैं किसी लड़की की तरफ ना देखा है ना देखता हूँ। मेरी जो बीवी है मेरे लिए वो फरमा बरदार दोस्त भी है, प्यार करने वाली बीवी भी है, मेरी बच्चों की माँ भी है। मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पेश आई मैं कभी किसी लड़की की तरफ देखूँ। तो वो बोली खूबसूरत लड़की अगर तुम्हें खुद ऑफ़र करे मैं तुम्हें ऑफ़र करूँ, क्या मेरी तरफ भी नहीं देखोगे। तो उसने एक बड़ा सा कहका लगाया और कहा नहीं बीबी, मैं सिर्फ अपने बच्चों की तरफ देखता हूँ, मैं किसी की तरफ भी नहीं देखता, ना मुझे देखने की ज़रूरत है। आप क्या कोई भी खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं होगी, मुझे तो सिर्फ मेरी बीवी और मेरे बच्चे अच्छे लगते हैं, मुझे कोई और अच्छा नहीं लगता। तो काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी उस लड़की ने देखा वो उसकी तरफ मुतवज्जो होने को तैयार नहीं है। एक बात पे वजीद है कि मैं अपने बच्चों और बीवी के साथ बहुत मुखलिस हूँ। तो एक जगह पे उस लड़की ने कहा गाड़ी रोक दीजिए। गाड़ी रुक गई। उस लड़की ने गेट खोला। सामने एक घर था। कोई बहुत बड़ा घर नहीं था, छोटा घर था, लेकिन उस घर से लगता था घर के जो मकीन है ना बहुत ज़्यादा अमीर है ना गरीब हैं, दरमियाने किस्म के लोग हैं। तो लड़की एकदम से जैसे जाने लगी तो उसने आवाज़ दी बीबी जी मेरा किराया। तो वो लड़की जो जाने लगी थी वो एकदम से मुड़ी और राजू ने जो उसकी आंखों में देखा, क्योंकि वो ग्लासेस उतार चुकी थी, काला चश्मा उतार चुकी थी, राजू ने जब उसकी आंखों में देखा तो एकदम से देख के डर गया। वो शदीद गुस्से से भरी हुई लाल अंगारा किस्म, जिस तरह कोयले होते हैं अंगारा आग निकलती आंखें होती हैं, इस तरह की लाल आंखें थी। उसने गुस्से की तरफ उसकी राजू की तरफ देखा और फिर जिस तरह चलना शुरू हुई थी मुड़ी और चलती हुई घर के करीब पहुंच गई। राजू एकदम से परेशान हुआ कि ये इसने क्या हरकत की, मेरा किराया क्यों नहीं देखा। लेकिन एक चीज़ जो अजीब व गरीब हुई वो ये थी कि जैसे ही वो उस घर के करीब पहुंची, जो घर का गेट था वो खुद ब खुद खुल गया। राजू को ऐसे लगा जैसे कोई रिमोट कंट्रोल कोई चीज़ होती है कि बटन दबाया खुद ब खुद दरवाज़ा खुल जाता है, इसी तरह खुद ब खुद वो दरवाज़ा खुल गया।
वो लड़की तेज़ी के साथ उस घर के अंदर दाखिल हुई और जैसे ही वो उस दरवाजे से गुजरी, वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वो हैरान हुआ, ये कैसी गुस्से वाली लड़की थी, इसकी इतनी खौफनाक आंखें थी, इसकी बातों से भी लगता था ये किसी अच्छे घर की लड़की नहीं है। जिस तरह की घटिया मुझसे बातें कर रही थी, इसके माँ बाप को इसके बारे में सोचना चाहिए, अगर इसको कोई प्रॉब्लम है तो इसकी जल्दी से शादी कर दें। लेकिन किस तरह मेरे से एक शरीफ बंदे के साथ बैठी है, इस तरह की घटिया बातें कर रही थी, और इसकी आंखें ऐसी थीं जैसे इसने कोई नशा कर रखा हो, इतनी लाल आंखें। इसलिए वो समझ गया था कि जो इसने काला चश्मा लगाया हुआ था इन लाल आंखों को छुपाने के लिए लगाया हुआ था, क्योंकि कोई शदीद लाल आंखें थी। यकीनन सी बात है, वो समझ गया कि ये कोई नशा करती है। लेकिन ये बात भी उसके लिए हैरान कुन थी कि जैसे ही वो उस दरवाजे के करीब पहुंची, दरवाज़ा खुद खुला और खुद बंद हो गया। वो इंतज़ार में बैठ गया। इसका मतलब है कि वो अंदर से किराया लेने गई है, उसकी जेब में नहीं था किराया, तो अंदर से लेके आएगी। जो कि शुरू में उसके साथ काफ़ी बहस कर रही थी कि कम करें, और फिर उससे पूछ रही थी आपके पास चेंज है। वो उसके इंतज़ार में काफ़ी देर गाड़ी में बैठा रहा। जब वो बाहर वापस नहीं आई तो वो परेशान हुआ कि यार ये क्या बात हुई, इतनी देर हो गई, उसको बाहर आ जाना चाहिए था। तो अपनी गाड़ी से उतरा, गाड़ी उसने स्टार्ट रहने दी और जाके दरवाजे पे दस्तक दे दी। अंदर से कोई भी नहीं आया। रात के 11-12 का टाइम था। उसने फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा से जोर जोर से दस्तक दी। अब जब उसने जोर जोर से दस्तक दी तो अंदर से किसी के खांसने की आवाज़ आई, जैसे कोई बूढ़ा खांसता है। तो वो इंतज़ार में खड़ा हो गया कि जो भी है मेरी अब दस्तक को सुन चुका होगा और वो बाहर आता ही होगा। वो इंतज़ार करता रहा और फिर भी जब कोई नहीं आया तो दोबारा उसने जैसे ही दस्तक देने के लिए हाथ दरवाजे पे रखा तो उसी वक्त दरवाज़ा खुल गया और फौरन उसने जो देखा वो सामने एक बूढ़ा सा शख्स था जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ सी थीं। वो यकीनन सी बात है, जो टाइम लगा था उसको अंदर से यहाँ तक पहुँचने में, वो इस वजह से था कि वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया था। कमर उसकी झुक चुकी थी, उसको देख के लगता था काफ़ी ज़ईफ़ शख्स है। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। बूढ़े शख्स ने कहा वालेकुम सलाम, जी बताइए। तो वो एकदम हैरान हुआ कि ये मुझसे पूछ रहा है, जी बताइए। उसने कहा जी मैं किराया लेना है। तो बूढ़ा परेशान हुआ, किराया? किस चीज़ का किराया? उसने कहा जी जो खातून अंदर गई हैं वो आपकी पता नहीं क्या लगती हैं, वो बेटी हैं या क्या हैं, उन्होंने मेरा किराया नहीं दिया तो और वो अंदर चली गई हैं। मैं इस इंतज़ार में काफ़ी देर से था कि शायद मुझसे पूछ रही थी आपके पास चेंज है, तो मैंने तो उनको कहा था है मेरे पास, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे नहीं पैसे दिए, शायद अंदर से चेंज लेने गई हैं, तो मैं तो उनके इंतज़ार में हूँ। तो बूढ़ा हैरान हुआ, कह रहा मैं समझा नहीं हूँ आपकी बात को। उन्होंने कहा जी मैं कौन सी ऐसी ज़बान बोल रहा हूँ जो आपको समझ नहीं आ रही? सवारी में लेके आया हूँ, उन्होंने यहाँ पे रुकवाई है गाड़ी और अंदर वो पैसे लेने के लिए गई हैं या क्या वो अंदर दाखिल हो गई हैं और मैं तब से इंतज़ार में हूँ, बाहर और मेरे पैसे दें। बूढ़ी ने कहा किसकी बात कर रहे हो? उसने कहा उस जवान लड़की की जो अंदर गई है। तो बूढ़ा उसको देख के घूरना शुरू हो गया और उसको देख के काफ़ी देर घूरता रहा और उसके बाद कहा तुम कोई नशा तो नहीं करते? उसने कहा जी नशा तो आपकी बेटी करती है। उसने कहा क्या कह रहे हो? नहीं, उसने कहा बेटी नहीं, उसने कहा नशा तो वो लड़की करती है जो अंदर गई है। उसने कहा क्या कह रहे हो तुम? बूढ़े ने कहा ये कैसी बातें कर रहे हो? उसने कहा उसकी आंखें लाल थी, काला चश्मा उसने लगाया हुआ था। मेरी गाड़ी में जब बैठी हुई थी उसने काला चश्मा लगाया हुआ था, जब उसने चश्मा उतारा है आखिर में तो उसकी आंखें लाल थी, मैंने देखा था, वो नशा करती है। तो बूढ़ा एकदम से सोच में गया, कहते काला चश्मा लगाया हुआ था और कैसा हुलिया था उसका? तो उसका हुलिया उसको बताना शुरू हो गया। जब वो पूरा उसको हुलिया बता चुका तो बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा और फिर उसकी तरफ देख के मुखातिब हुआ, तुम सच कह रहे हो वो यहाँ अंदर आई है? उसने कहा क्या हो गया है, मेरे पैसे दें, आप किस तरह की मुझसे बातें कर रहे हैं? आप मेरे साथ कुछ चक्कर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंदर गई है। तो बूढ़ा बोला जिसकी तुम बात कर रहे हो उसको तो मरे हुए इतने साल हो गए हैं। तो एकदम से चौंका, उन्होंने कहा बाबा जी अब ये क्या कह रहे हैं? उसने कहा अभी मेरे घर आना चाहो तुम्हारी मर्जी है, सुबह आना चाहो तुम्हारी मर्जी है। उसने कहा मुझे थोड़ा सा बताइए, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। उसने कहा बेटा वो मेरी बेटी थी, उसको मरे हुए इतने साल हुए हैं। और वहीं पे खड़े खड़े बाबा जी ने उसको जो कहानी सुनाई वो ये थी कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी एक ही बेटी हुई थी। मुझे ख्वाहिश थी एक बेटा और एक बेटी दे, लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ मुझे एक बेटी दी थी। लेकिन वो इतनी होनहार और इतनी फरमाबरदार हुई, स्कूल के बाद जैसे ही वो कॉलेज में गई तो वो बेटी नहीं मेरे लिए बेटा थी।
हम दोनों मियाँ बीवी जो एक बेटे के लिए दुआएं करते थे, उस बच्ची ने कहा मैं ही आपका बेटा हूँ और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटे की। और ये सच है, उसने जिस तरह पढ़ाई में दिल लगा के मार्क्स लिए और पोजीशन ली और टॉप किया, तो वाकई वो हमारा बेटा था। उसने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हम मियाँ बीवी बहुत खुश थे, यहाँ तक उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। वो बहुत फर्माबरदार थी, बहुत हसीन और जमील भी थी, उसी तरह ही जिस तरह हसीन थी उसी तरह ही हसीन सीरत की भी थी, सूरत के साथ साथ बहुत फर्माबरदार, बहुत नेक थी। अब वो नौकरी करना चाह रही थी, कुछ बेटा बन के हमारे लिए कुछ करना चाह रही थी। हम लोग बहुत खुश थे, तब हम इतने बूढ़े भी नहीं थे। एक रात ऐसा हुआ कि वो ज़िद करके, फलां जगह पर हमारे रिश्तेदार हैं, उनके घर में एक फंक्शन था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हम दोनों मियाँ बीवी नहीं जा सके, तो वो अकेली वहाँ पे थी और रात वहाँ पे ज़रा लेट हो गई। तो उसके बाद उन्होंने कहा हम छोड़ के आते हैं, तो उसने कहा नहीं मैं लड़का हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। उन्होंने कोशिश भी की कि हम छोड़ के आएँ, लेकिन उन्होंने कहा आपके घर में अभी और भी मेहमान हैं, बजाय कि आप मुझे छोड़ने के लिए जाएँ, मैं चली जाऊँगी। रात के कुछ 10:30 का टाइम था कि वो टैक्सी स्टैंड पे पहुंची। टैक्सी वाले को उसने घर का एड्रेस बताया और उसके साथ रवाना हुई। वो टैक्सी वाला एक खबीस इंसान था। खूबसूरत लड़की को रात को अकेले देख के उसके साथ बेहुदा बातें करना शुरू हो गया। यहां तक कि एक खाली जगह देख के उसने टैक्सी रोकी और उसकी इज्जत लूट ली, उसका रेप कर दिया। और इस सारी कार्रवाई के दौरान जब वो उसकी इज्जत लूट चुका, तो उसने एंड में उसका गला दबा के उसको मार दिया, क्योंकि वो एक लड़की नहीं एक लड़का था और वो कभी इस बात को हजम करने वाले नहीं थे। उसने वो बार बार यही उसको कह रही थी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और हम जानते थे उसको कि वो हार मानने वाले में से नहीं, वो उसको कभी ना छोड़ती। उस बंदे ने उस खौफ से, वो एक ज्यादती तो कर बैठा, लेकिन अब इस खौफ से कि ये मुझे पकड़वा देगी और मैं फंस जाऊंगा, उसने उसका गला दबा के उसको मार दिया था। 2 बंदे हमारे घर तक पहुंचे हैं, आज एक तुम हो, और इससे पहले भी 1.5 साल पहले एक शख्स आया था, वो भी इसी तरह किराया मांगने के लिए आया था। उस वक्त हमें यकीन नहीं आया था, हम इसको वहम समझे थे, लेकिन आज एक दूसरा शख्स भी सेम उसी तरह बाहर किराया मांगने आया है, तो इसका मतलब है कि वो वाकई घर के अंदर भी दाखिल होती है। उसकी रूह को या उसके हमजाद को अभी चैन नहीं मिला, वो भटकती फिर रही है। अब साबिर को भी कुछ वाकयात जो याद आने लगे, वो राजू भी याद आया, उसके बाप की कहानी सुन के भी याद आया। उसने कहा इसी तरह की एक लड़की राजू के साथ भी थी, उसको याद आ गया हाँ वो इसी तरह की थी। तब साबिर को एहसास हुआ कि 4-5 जो मर्डर हुए थे वो सेम इसी तरह हुए थे कि उनके गले दबा के मारे गए थे। तब उसको याद आया राजू वाला वाकया भी डकैती नहीं था, वो 4-5 लोगों को मार चुकी थी। राजू को उसने इसलिए छोड़ा था, उस राजू ने जब उसके बाप को बताया मुझसे इस तरह की बातें कर रही थी, तो उसने कहा बेटा वो शायद तुम्हें भी जज करने की कोशिश कर रही थी, तुम अगर उसके साथ बुरी और गलत बातें करते शायद वो तुम्हें भी मार देती, लेकिन क्योंकि तुमने उसके साथ गलत बातें नहीं की, वो तुमसे कहलवाना उगलवाना चाहती थी कि तुम किस नेचर के हो, लेकिन तुमने उसको अपनी जो नेचर बताई तो इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। तुम भी उसके साथ बुरी नेचर या बुरी बातें करते तो जो तुम्हें वरगला रही थी वो तुम्हें भी मार चुकी होती। एक तुम शख्स हो जिसको उसने छोड़ दिया, और तुमसे पहले एक शख्स था जिसने आके मुझसे जो बातें बताई थी, मैंने उसको सारी कहानी नहीं सुनाई थी, मैं उसको वहम समझा था। सर उससे पूछा था कि क्या हुआ है, किस लड़की के पीछे है, तो उसने मुझे जो बताया था गेट के बाहर खड़े होकर, ये कहा था कि वो एक लड़की बैठी है और इस तरह की मुझसे बातें करती है। मैं उसको कहता रहा हूँ बीबी क्या किस तरह की बातें कर रही हैं, मैं एक शरीफ बंदा हूँ। और उसके बाद वो उतर के नीचे चली गई है। कहते उस वक्त भी उसने सेम यही बातें कही थी जिसकी बातों से आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है वो भी शरीफ शख्स था, इसलिए बच गया। लेकिन उस वक्त मैंने ये किसी से बात इसलिए नहीं कि मैं उसको वहम समझा, आज लग रहा है नहीं, इसका मतलब है वो बेचैन है। उसने उसके साथ तय किया बूढ़े ने कि कल जिस जगह पे वो आती है मैं उस जगह पे कल आऊँगा। उन दोनों के बीच में आपस में एक टाइम तय हुआ और उसके बाद वो वहाँ पे मियाँ बीवी पहुँचे।
उस इलाके का जो भी मौलवी था उसको बुलाया गया और उसको सारी कहानी भी बता दी गई थी कि इस तरह है वो लेके जाती है 4-5 टैक्सी ड्राइवर को जिनकी नीयत सही नहीं थी, वो उनको मार चुकी है क्योंकि उसके साथ एक गलत काम हुआ था, तो उसका बदला लेती है। जो भी गलत नीयत का होता है उसको वो चुनती है और लेके जाती है, मार देती है, और जो भी शरीफ शख्स है उसको छोड़ देती है। लेकिन उन्होंने मौलवी साहब को कहा कि इस जगह आती है, अब उसको पढ़ाई करें, बुलाएं, जो भी है उसका हमजाद है, उसकी रूह है, जो भी है वो वापस जाए, वो बेचैन है, वो सुकून में नहीं है। तो वो बैठ के काफ़ी कोशिश की, उसने पढ़ाई करता रहा, काफ़ी टाइम वो बैठ के पढ़ाई करता रहा। और उसके बाद जब उठा उसने कहा हाँ ये सारी बात सच है, बिल्कुल ऐसा हुआ है, मेरी पढ़ाई मुझे कहती है बिल्कुल उसने बंदे मारे हैं। और उसने फिर कंफर्म किया कि 4-5 बंदे जो हैं उसने मारे हैं इस तरह, और जो बचे हैं सिर्फ 2 वो थे जो नेक नीयत के थे, बद नहीं थे, उसको उसने छोड़ दिया था। अभी मज़ीद भी वो आएगी, लेकिन मैं अब अपनी पढ़ाई के ज़रिए उसको वापस भेज चुका हूँ, अब वो आइंदा कभी नहीं आएगी। अगर मैं पढ़ाई ना करता तो ये सिलसिला जारी रहता, वो दोबारा आती, उस टैक्सी ड्राइवर को लेके जाती जिसको खड़े होकर पहचानती कि ये नीयत का बद है, इसकी नीयत बुरी है, वो अपने उस रेप का, अपनी उस ज्यादती का बदला लेने के लिए जिनकी आंखों में हवस होती है उनको पसंद करती है, उनके साथ मामला तय करती है, किराया तय करती है और उनको लेके जाके मार देती है। उसके बाद उसने कहा कि मैंने पढ़ाई की है इस तरह की कि आज के बाद वो दोबारा ना आ सके, और ऐसा ही हुआ। उसकी पढ़ाई के बाद वो वाकया भी वहां पे ना सिर्फ मशहूर हो गया बल्कि उस दिन अखबार में ये वाकया छपा, ये सारी स्टोरी अखबार के अंदर छपी, और हर टैक्सी ड्राइवर भी अलर्ट हो गया जिसने ये कहानी पढ़ी। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद दोबारा कभी भी उसको उस जगह पे किसी ने नहीं देखा था, वो दोबारा वहां पे नहीं आई। काफ़ी अरसा तक हर टैक्सी ड्राइवर रात के टाइम पे उसी चौक पे अलर्ट होकर खड़ा होता था। कोई भी अकेली लड़की उनको दूर से नज़र आ जाती तो वो कोशिश करते उसको इग्नोर करें, लेकिन अगर उनमें से कोई बहादुर या नेक शख्स, बद नहीं नेक शख्स आगे बढ़ के अगर उसको अपनी टैक्सी में बिठा भी लेता था तो उसको ये होता था कि मैं बद नहीं हूं, अगर ये वही भी है तो मुझे मारेगी नहीं। लेकिन वो इंसान ही होती, वो उसके घर उसको छोड़ के आते तो वापस आके बताते नहीं वो इंसान ही थी। जो भी इस तरह के थे जिनके दिल में खौफ था, डर था, वहम था, जो बद थे, वो काफ़ी अरसा रात को नहीं किसी भी लड़की को बिठाते थे। लेकिन जब काफ़ी अरसे तक नेक लोग भी लड़कियों को लेके जाते रहे तो उन्होंने कहा नहीं, अब शायद वो मौलवी ने ठीक कहा था, मौलवी साहब ने, अब शायद वो वापस नहीं आएगी, वो जा चुकी है। और ऐसा ही हुआ, दोबारा वो वापस नहीं आई। ये जो मैंने आज आपको कहानी सुनानी है तकरीबन 40-45 साल या 35 साल, एग्जैक्ट मुझे टाइम नहीं उन्होंने बताया कि इतनी तकरीबन पुरानी है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है जो कराची के अंदर आई थी कि वो लड़की बंदों को मारती थी, अपने बदला लेती थी उन बदनीयत लोगों से। आज की कहानी मैंने सुनाई है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग भी मुझे अपनी स्टोरीज भेजना चाहते हैं तो mmtvraz@gmail.com, मैं स्पेलिंग दोबारा बता देता हूँ, mmtvraz@gmail.com, जो राज के स्पेलिंग है RAAZ डबल ए के साथ। और मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है, पाकिस्तान से जो बाहर वाले हैं वो +92 पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे और उसके बाद मेरा नंबर मिलाएंगे 313-665-5500। रिपीट कर देता हूँ, +92-313-665-5500। और जो पाकिस्तान से मिलाएंगे वो कोड नहीं मिलाएंगे, 0 से मिलाएंगे, 0313665500। जब तक मैं आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल ना कर दूं, आपने अगर वॉइस मैसेज मुझे भेजा हुआ है तो उसको डिलीट नहीं करना। जब आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाए उसके बाद आप बेशक उसको डिलीट कर सकते हैं, उससे पहले आपने डिलीट नहीं करनी। और अगर आप लिख के भेजना चाहते हैं तो आप मुझे स्टोरी को लिख के भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक ही वॉइस मैसेज हो, 8, 10, 4, 5 ना हो, वो मुश्किल हो जाती है, आगे पीछे हो जाती हैं तो मेरे लिए भी मुश्किल होती है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। एक ही वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कीजिए और मुझे सेंड कर दीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही आपकी स्टोरी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। राज इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अरसलान हाशिर ने काफ़ी लोकेशंस की हुई हैं, कवि बाबा, अनस, मुजम्मिल, शाहजमान, जितने भी हैं, मुजाहिद भाई, मनान, वो सब ने लोकेशंस देखी हुई हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द ही अभी जाने लगा हूँ और आपके लिए जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह राज आपका मनपसंद प्रोग्राम आपको उसी तरह देखने को मिलेगा।
आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त। आपके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा ना सिर्फ अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं एक नई ऑफ कैमरा स्टोरी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।